Hi Pichapari, welcome back to the channel Shipra Mishra. This is Shipra Mishra and I hope you guys are doing fine. तो आज हम करने वाले हैं बहुत ही अमेजिंग चैप्टर जिसका नाम है पोएट्स एंड पैनकेक्स. इसे लिखा है अशोका मित्रन जी ने. ये चैप्टर एक एक्सर्प्ट है उनके एक किताब का जिसके अंदर उन्होंने अपनी जिंदगी के बारे में बताया है, उनकी लाइफ के बारे में बताया है विद बॉस. वो सब कुछ वहां पर उन्होंने कवर किया है. ये चैप्टर बहुत बार टफ लगता है क्योंकि इस चैप्टर की एक स्टोरी लाइन नहीं है. ऐसा नहीं है कि स्टार्टिंग में आपको एक स्टोरी दिया, एक प्लॉट स्टार्ट किया एंड देन बहुत सारे इवेंट्स होते हैं एंड देन देयर इज दिस क्लाइमेक्स एंड एवरीथिंग. ऐसा कुछ भी नहीं है. ये चैप्टर इनफैक्ट बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइडेड है और अगर आप उन पार्ट्स को रिकॉग्नाइज करते हो और उन्हें याद कर लेते हो तो चैप्टर बहुत स्मूथ हो जाता है और इस वीडियो के थ्रू मैं वही करवाने की कोशिश करूंगी. तो चलिए फिर फटाफट से शुरू करते हैं. अच्छा, अगर आप इस चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा. ऑलराइट, तो शुरू करते हैं. वी हैव सबसे पहले जो चैप्टर की शुरुआत होती है वो होती है ये पैनकेक क्या है. तो ये पैनकेक एक मेकअप ब्रांड है, इसके बारे में बताया जाता है. बताया जाता है कि किस तरीके से पैनकेक नाम का एक मेकअप ब्रांड है जो उस टाइम पर ट्रक लोड मतलब भर भर के मंगाया जाता था जेमिनी स्टूडियोज में. और ये भर भर के मंगाया जाता था ताकि सारे के सारे एक्ट्रेसेस, सारे के सारे एक्टर्स के मुंह पर इसको पोता जा सके, मेकअप किया जा सके. अच्छा, हर एक मेकअप ब्रांड का एक एरा होता है और पैनकेक नाम के मेकअप ब्रांड का भी एक एरा था. वो एक एरा, वो वैजंतीमाला जी का जो एरा था वो एरा था हमारे ये पैनकेक मेकअप ब्रांड का. इसके बाद में हो सकता है कि आप किसी और एक्ट्रेस से पूछोगे तो उन्हें नहीं पता होगा कि पैनकेक क्या है. तो इसका एक एरा था, इसके बारे में बात की जाती है. इसके बाद में हमें ये भी बताया जाता है कि ये जो मेकअप रूम है जहां पर ये पैनकेक लगाया जाता था और जहां पर ये एक्चुअली लोगों को अगली बनाने का प्रोसेस शुरू होता था, ये मेकअप रूम रॉबर्ट जी के तबेलों में था. तो रॉबर्ट क्लीव के बारे में यहाँ पर बात की गई है जो कि एक इंग्लिश सोल्जर थे और बताया गया है कि किस तरीके से एक बिल्डिंग में उनके तबेले हुआ करते थे. तो थोड़ा अपस्टेयर्स जाकर एक रूम है जिसे मेकअप रूम बोला जाता है और उस मेकअप रूम के अंदर लोगों को अगली बनाने का प्रोसेस चलते आ रहा है. अब मेकअप रूम के बारे में बात कर रहे हैं तो नेचुरली हम मेकअप डिपार्टमेंट पे भी आ जाएंगे. तो बात की जाती है कि जेमिनी स्टूडियो का एक मेकअप डिपार्टमेंट हुआ करता था. इस मेकअप डिपार्टमेंट के अंदर अपनी अलग ही हायरार्की चल रही होती थी. यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि एक चीफ मेकअप आर्टिस्ट है एंड देन वो केवल जो लीड एक्टर्स होंगे उनके मेकअप करेगा. उससे नीचे एक मेकअप आर्टिस्ट है और वो बाकी सारे लोग या जो भी सेकेंड इंपॉर्टेंट एक्टर्स है उनका मेकअप करेगा. एंड देन देयर इज दिस जूनियर एसोसिएट जो कि लीड कॉमेडियन का मेकअप करेगा. एंड देन देयर वाज एन ऑफिस बॉय, एक ऑफिस बॉय था जो कि क्राउड का मेकअप करता था. उसे एक वेसल के अंदर सारा मेकअप डाल के दे दिया जाता था एंड ही यूज्ड टू जस्ट सिंपली अप्लाई. किसी का टेक्सचर, किसी का स्किन, किसी का कॉम्प्लेक्शन, कोई फर्क नहीं पड़ता था, वो वही अप्लाई कर देता था. तो जो मेकअप डिपार्टमेंट में भी एक ऑफिस बॉय था. ये जो मेकअप डिपार्टमेंट था इसकी खास बात ये भी थी कि ये मेकअप डिपार्टमेंट सच में सिंबल था नेशनल इंटीग्रेशन का. मतलब इस मेकअप डिपार्टमेंट में सबसे पहले आप सारे लोगों को देख सकते हो. मतलब आपको यहाँ पर एक बंगाली देखने को मिलेगा, जैसे ही वो चला गया तो उसके बाद में आपको महाराष्ट्रियन देखने को मिल जाएगा. तो आपको ना पूरे का पूरा देश यहाँ मिल जाएगा. ठीक है, मैड्रास के लोग, तमिल के लोग, सारे के सारे लोग यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे. तो शायद डीडी नेशनल या फिर हम बात कर सकते हैं ऑल इंडिया रेडियो ने शायद इंटीग्रेशन का प्रोग्राम नहीं चलाया होगा. उससे पहले तो मेकअप डिपार्टमेंट के अंदर इंटीग्रेशन हो गया था क्योंकि देश के कोने कोने से लोग यहाँ पर काम किया करते थे. इसके बाद में जैसे ही हम लोग ये पूरा डिस्कशन कर लेते हैं, स्टोरी ऑफिस बॉय के ऊपर आ जाती है. अब ऑफिस बॉय कौन है? ये जो ऑफिस बॉय है ये मेकअप डिपार्टमेंट का वो इंसान था जो कि लोगों के, स्पेशली जो क्राउड होता था, उनके मेकअप किया करता था. ये जो ऑफिस बॉय है सालों पहले जेमिनी स्टूडियो आया था एकदम स्टारडम के लिए. उसने सोचा था मैं एक एक्टर बनूंगा, नहीं तो एक डायरेक्टर बन जाऊंगा, एक ठीक है टॉप स्क्रीन राइटर बन जाऊंगा, एक लिरिक्स राइटर बन जाऊंगा. तो उसने ऐसे बहुत सारे सपने देखे थे और वो पोएट तो था ही. और ये सपने लेकर वो जेमिनी स्टूडियो में आया और उसे मेकअप डिपार्टमेंट में डाल दिया ये कहकर के तुम्हें अब क्राउड के मेकअप करना है. बहुत ही उदास था वो. उसे ऐसा लगता था जैसे कि उसका लिटरेरी टैलेंट वेस्ट हो जा रहा है और ये लिटरेरी टैलेंट वेस्ट हो रहा है और उसे बहुत ज्यादा गुस्सा इसकी वजह से खास करके आया करता था क्योंकि ये टैलेंट जो उसके अंदर था और जो चीजें उसे मिलनी चाहिए थी वो उसे छोड़कर किसी और को मिल रही थी. अपने दुख दर्द को सुनाने के लिए वो अक्सर ऑथर की डेस्क पे आ जाया करता था और बताया करता था कि किस तरीके से उसका लिटरेरी टैलेंट वेस्ट हो रहा है. और इसीलिए जितने भी पोम्स वो लिखता था, जितने भी जो भी एपिक्स उसने लिखे हुए होते थे, वो सारी चीजें आकर ऑथर को सुनाता था. एक मोमेंट में तो ऑथर प्रे करने लग जाते थे कि हे भगवान क्राउड की शूटिंग करवा दो, इसको बुला लो भगवान जी, मेरे को पका पका के इसने पका दिया है.
हाँ, तो एकदम ऐसे इतना ज्यादा पका देता था। तो इसके लिए अभी ऑफिस बॉय और ऑथर का तो अपना अलग ही बॉन्डिंग था यार। ऑथर जो है ना, हमारे अशोका मित्रन जी, उनको ना कोई भी आकर ग्रांटेड ही ले लेता था यार। मतलब यहाँ पर ये ऑफिस बॉय है, इसके मान लीजिए किसी दिन इसके पास काम नहीं है, क्राउड का शूटिंग नहीं है, तो आकर इनको ऑथर को परेशान करेगा, और परेशान करके वहां पर उनके एकदम ठीक है चलो अभी मैं ये काम जो करता हूँ, ये लीपा पोती वाला काम, ये बिल्कुल अच्छा काम नहीं है, मुझे ऐसे डिपार्टमेंट के अंदर डाल दिया है जहां पर केवल परवर्ट्स हैं, और देखो मैं उनके साथ में, जबकि मेरा टैलेंट है, मैं कितना अच्छा लिख सकता हूँ, मेरा लिटरेरी टैलेंट वेस्ट हो रहा है, पर मैं वेस्ट नहीं होने दूंगा, आप सुनो। ऑथर कहता था मैं क्यों सुनूं यार। ऐसा इसके लिए था क्योंकि ऑथर अकॉर्डिंग टू एवरीवन एल्स बहुत ही इनसिग्निफिकेंट काम करते थे। ऑथर का काम ही क्या था, न्यूज़पेपर में से सब्जेक्ट्स जो है उनको काट काट के उनकी क्लिपिंग्स को फाइल के अंदर डालना। सबको ऐसा लगता था कि सब बहुत मेहनत कर रहे हैं, कड़ी मेहनत कर रहे हैं, इतना काम कर रहे हैं, और ऑथर कुछ नहीं कर रहे हैं। एंड दैट इज वाई जो चाहे आ जाता था और आकर ऑथर को ज्ञान दे देता था। और यहाँ पर ऑफिस बॉय ने तो अपने सारे पोम्स ही सुना दिए थे इसको। ऑलराइट, अब इसके बाद में स्टोरी शिफ्ट हो जाती है कोठा मंगलम सुबु ऑफिस बॉय के सबसे बड़े एनिमी की तरफ। अब देखो यार, ये जो ऑफिस बॉय ये समझता है कि अब इसने अपनी जिंदगी के अंदर बहुत कुछ किया, इसने अपनी जिंदगी के अंदर बहुत मेहनत की है, ये बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड है, और ये डिजर्व करता है एक ऐसी स्टेज पे जाना जहां पर उसके टैलेंट को रिकग्निशन मिले। पर उसका ये मानना था कि ये जो रिकग्निशन है ये उसकी बजाय कोठा मंगलम सुबु नाम के एक इंसान को मिल रही थी। कोठा मंगलम सुबु था कौन ये सुबु? अरे सुबु लिटरली बॉस का राइट हैंड था। आप मान लो जहां जहां बॉस वहां वहां सुबु, और सुबु के बिना तो कुछ भी नहीं होता था। सुबु टेलर मेड था मूवीज के लिए, फिल्म मेकिंग इंडस्ट्री के लिए सुबु जैसा इंसान एकदम एप्ट रहेगा। सारी चीजें सुबु को आती थी, ठीक है। बट ये यहाँ पर ये ऑफिस बॉय इससे इतना क्यों चिढ़ता था? क्योंकि ऑफिस बॉय को ऐसा लगता था कि सुबु से ज्यादा टैलेंटेड तो ऑफिस बॉय है, बट उसको इसके लिए चांस नहीं मिला क्योंकि सुबु एक ब्राह्मण है। सुबु क्योंकि अपर कास्ट से बिलोंग करता है, तो उसे नेचुरली जिंदगी के अंदर बहुत जगह पे एक अपर हैंड मिला होगा। जरूर वो ऐसे लोगों में उठता बैठता होगा जहां से वो इस मुकाम तक पहुंच पाया है, और उसे इसीलिए गुस्सा आता था कि वो जो चीजें डिजर्व करता है वो सारी चीजें सुबु को मिल रही थी। इसके बाद में पूरा स्टोरी सुबु के बारे में बताता है कि सुबु एक्चुअली था कौन। सुबु एक्चुअली यहाँ पर आपको ये जो बॉस है उसके आसपास घूमता फिरता मिल जाएगा। सुबु लिटरली एक टेलर मेड था सारे के सारे मूवीज के लिए। अगर सुबु है तो फिल्म मेकिंग करना बहुत आसान है, बहुत आसान। मतलब सुबु के लिए मतलब क्या कितना इनोवेटिव था वो, कि प्रॉब्लम्स के ऐसे चुटकियों के अंदर उसके सोल्यूशन आ जाते थे। मतलब ऐसा होता था कि अगर बाई चांस प्रोड्यूसर ऐसा बोल रहा है या कोई इंसान ऐसा कह रहा है कि ये सीन कैसे होगा समझ में नहीं आ रहा, सुबु आता था और आकर बता देता था कि ये ऐसे होना चाहिए, वैसे होना चाहिए। अगर उससे भी कोई खुश नहीं होता था तो वो 14 ऑल्टरनेटिव्स दे देता था कुछ मिनटों में। ये था सुबु। मतलब सुबु जब कोई भी एक्टर को ये सीन दिया जाता था कि तुम्हें ऐसा कुछ एक्ट करके बताना है जिसके अंदर एक चूहा है जिसने टाइग्रेस को मार दिया है, और उसके बाद में, और वो भी पानी के नीचे, ऑलराइट, और उसके बाद में उसने जैसे ही देखा टाइग्रेस के बच्चों को तो उसको देखकर दया आ गई और फिर वो उन्हें पालने लग गया। जब एक्टर्स हाथ खड़े कर दिया करते थे कि ये क्या बकवास स्टोरी है, ये कैसे एक्ट करूं मैं, तो सुबु करके दिखाता था। एक नहीं न जाने कितने तरीकों से करके दिखाता था। तो सुबु कुछ भी कर सकता था यार। अब यहाँ पर ये जो सुबु है, ये सुबु इतना कोई मतलब ऐसी बात नहीं थी। सुबु को पता है दूसरों से काम कराने में बड़ा इंटरेस्ट आता था। सुबु दूसरों से काम करवाता था, पर फिर भी उसे इसीलिए रखा गया था क्योंकि उसके प्रिंसिपल्स, उसकी लॉयल्टी जो जेमिनी स्टूडियोज को लेकर थी वो अनपैरेलल थी, एंड वो इतना इनोवेटिव, इतना ज्यादा क्रिएटिव था। सुबु दिल का भी बहुत अच्छा था। सुबु दिल का इसके लिए अच्छा था क्योंकि आप देखोगे दूर पास जितने भी रिश्तेदार होते थे ना, उन सारे रिश्तेदारों को मदद करने के लिए सुबु एकदम तैयार हो जाता था। न जाने कितने सारे लोग हैं जो सुबु के घर में फ्री में रह रहे होते थे, और सुबु बिल्कुल ये नहीं सोचता था कि आगे चल के मेरा जिंदगी के अंदर क्या होगा, ये इतने पैसे जो मैं इन लोगों के ऊपर खर्च करे जा रहा हूँ आगे चलकर मेरा रिटायरमेंट में क्या होगा। इसके बावजूद वो लोगों को अपने घर में रखता था, उनकी मदद करता था। लिटरेचर के अंदर भी सुबु बहुत आगे था। सुबु ने तो एक नॉवल भी लिख दी थी जिसके अंदर उसने देवदासीज को पूरा की पूरी तरीके से पिक्चर भी किया था। सुबु फिल्म मेकिंग में इतना ज्यादा अच्छा था कि उसके इस लिटरेरी टैलेंट को तो कोई देखता ही नहीं था, किसी को मतलब ही नहीं था उसके इस लिटरेरी टैलेंट को देखने में, किसी को इंटरेस्ट नहीं होता था। सुबु को कभी भी ना लीड रोल्स में मजे नहीं आते थे, पर अगर सुबु को आप कोई भी साइड रोल दे दोगे तो ऐसी एक्टिंग करता था, ऐसी एक्टिंग करता था कि सारे लोग लीड एक्टर को छोड़ के सुबु को देखने लग जाते थे।
ऐसा था सुबु। लोग, अब यार इतना अच्छा सुबु था, फिर भी लोग कहीं ना कहीं उससे चिढ़ते थे। लोगों को ऐसा लगता था कि ये सुबु जो है ये बॉस की चापलूसी करता है। सबको ऐसा लगता था कि जैसे कि ये जो सुबु है ये बॉस के आगे पीछे घूमता फिरता है और ये एक नंबर का चमचा है। इतनी सारी क्वालिटीज होने के बावजूद लोग उसे चमचा जरूर मानते थे पर नफरत नहीं करते थे। पर एक इंसान जरूर था जो सुबु से एकदम शिद्दत से नफरत करता था, और वो था वो ऑफिस बॉय, क्योंकि उसे ऐसा लगता था कि ये सुबु ही है जिसने मेरी पूरा का पूरा लाइफ जो है वो खराब किया हुआ है। अब यार कहने को तो ये सुबु आपको बॉस के आगे पीछे देखने को मिलेगा, बट वैसे ये सुबु जो है एक स्टोरी डिपार्टमेंट के, मतलब इसका डिपार्टमेंट जो था वो स्टोरी डिपार्टमेंट था, जहां पर बहुत सारे आपको पोएट्स राइटर्स देखने को मिल जाएंगे और एक लॉयर भी। स्टोरी डिपार्टमेंट के अंदर एक लॉयर भी था। ये बेचारा लॉयर कितना अजीब फील करता होगा, जहां पर लोग एकदम ख्वाबों में खोए होते होंगे, ठीक है, एकदम आराम से सोच रहे होते होंगे, कविताएं लिख रहे होते होंगे, वहां पर ये अपने लॉजिक्स लेकर आ जाता था। ये लॉयर को वैसे हम लीगल एडवाइजर कहते हैं, बट इसको वहां पर जेमिनी स्टूडियो में सब इलीगल एडवाइजर कहते थे। इसके काम ही ऐसे थे। एक बार की बात है कि एक एक्ट्रेस थी, वो एक्ट्रेस को गुस्सा आ गया और वो इसी वजह से आकर और भड़क पड़ी सब पर। सबके सामने उसने तमाशा बना दिया, शुरू कर दिया उसने अपना गुस्सा निकालना। अब ऐसे में लॉयर ने क्या किया, रिकॉर्डिंग डिवाइस को उसकी तरफ मुड़ाया और सारी बातें उसकी जो है वो रिकॉर्ड कर ली। उसके बाद चिल्ला चिल्ला कर जैसे ही एक्ट्रेस थक गई, उसने बोला रुको, ये देखो। उसने दिखा दिया उस एक्ट्रेस को वो कैसे बात कर रही है और उसने क्या क्या बोला। वो एक्ट्रेस बेचारी कंट्री साइड से आती थी यार, वो इतने सारे लोगों के अंदर नहीं आई थी, ना ही वो इतने बड़े लेवल पे इससे पहले कभी काम की थी। उसे नहीं आइडिया था पब्लिक में क्या बोलना चाहिए क्या नहीं बोलना चाहिए। बट जिस मिनट उसने वो रिकॉर्डिंग देखी, उसे रियलाइज हो गया कि उसने क्या कुछ नहीं बोल दिया, और जैसे ही उसने वो देखा उसका कॉन्फिडेंस चूर चूर हो गया। बहुत ही टैलेंटेड एक्ट्रेस थी, बट उसका करियर खत्म हो गया। जाने अनजाने में उसके पीछे लॉयर जी थे। अब ये जो लॉयर था, ये लॉयर इतने सारे लोगों के बीच में, जहां लोग ड्रीम किया करते थे, धोती कुर्ता पहनकर आया करते थे, ये सूट बूट के अंदर आया करता था। जहां पर लोग एकदम से कविताओं की दुनिया में खो जाते थे, ये कोल्ड लॉजिक्स में खो जाता था। अब इसके बावजूद यहाँ पर बॉस ने इसको एक चांस दिया, जिसके अंदर फिल्म प्रोड्यूसिंग का, और इसने फिल्म प्रोड्यूस की जो कि अच्छी बिल्कुल भी नहीं चल रही थी, और उसके बाद में इवेंचुअली स्टोरी डिपार्टमेंट को बंद करना पड़ा। स्टोरी डिपार्टमेंट के बंद होते ही लॉयर ने भी अपना जॉब लूज कर दिया। ये शायद पहली बार होगा कि पोएट्स या राइटर्स को बाय बाय करने के चक्कर में लॉयर का भी जॉब चला गया होगा। अब जैसे ही ये खत्म होता है, हमारी स्टोरी एक दूसरा एंगल ले लेती है। स्टोरी चली जाती है कि किस तरीके से यहाँ पर आपको बहुत सारे लोग ये अभी जो मैंने डिस्कस किया एग्जैक्टली वही है कि कैसे गांधीयंस और खादियाइट्स आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। ये सारे के सारे लोग जो है वो पूरा ऐसे जितने भी स्टोरी डिपार्टमेंट के लोग हुआ करते थे, जैसे कि मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, वो कुर्ता और धोती पहनकर आया करते थे और गांधीयन फिलॉसफी पे चला करते थे। ठीक है, उनके चर्चे भी इसी बात पर हुआ करते थे। इसके बाद में स्टोरी जो है वो शिफ्ट हो जाती है मॉरल रीआर्ममेंट आर्मी, जो कि मिस्टर बकमैन ने शुरू की थी इसको लेकर। तो एक बार की बात है, जैसे स्टोरी डिपार्टमेंट बंद होता है, उसके बाद में क्या होता है, एक रीआर्ममेंट आर्मी जो है वो आती है। सो ये आर्मी के बहुत ज्यादा चर्चे होते हैं। आपको यहाँ पर लगभग 200 लोग देखने को मिलेंगे, और ये जो 200 लोग हैं ये 20 नेशनैलिटीज से बिलोंग करते हैं। इनमें आपको देखने को मिलेगा ये चलता फिरता सर्कस था, मतलब लोग हर साइज के, हर कलर के, मतलब हर अलग अलग तरीके के लोग आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। नहीं, ये सच में सर्कस नहीं था। ऐसा नहीं है कि ये आपको ऊपर उड़कर दिखाएंगे, चलकर दिखाएंगे, या कोई नाटक करके दिखाएंगे, और ना ही इनकी कोई दोस्ती एनिमल्स के साथ में थी कि वो एनिमल्स को पूरा ऐसे नचा कर दिखाएंगे। इनकी दोस्ती एनिमल्स के साथ में केवल डिनर टेबल पे हुआ करती थी। बट फिर भी इन्हें सर्कस इसके लिए बोला जाता था क्योंकि ये इंटरनेशनली इतने ज्यादा इंटीग्रेटेड थे कि इंटरनेशनली इतने सारे अलग अलग लोग आते थे कि ऐसा लगता था कि ये कहां से आए हैं ये सारे अलग अलग तरीके के लोग। एनीवे, बहुत ही ज्यादा पॉपुलर थे ये अपने प्लेस के लिए, जिसका एक का नाम था जोतम वैली, दूसरे का नाम था फॉरगॉटन फैक्टर। ये दोनों प्लेस के लिए बहुत ही ज्यादा जाने माने जाते थे, और इसके साथ में सबसे ज्यादा लोग यहाँ पर इनके इन दो प्लेस को देखने इसके लिए आते थे क्योंकि इनका ना जो कॉस्ट्यूम्स होते थे, जो सेट्स होते थे, और खास करके जो सनराइज और सनसेट के सीन्स होते थे, वो तो एकदम पुच्ची सीन्स होते थे। एंड दैट इज वाई सारे लोग इसे देखने के लिए आते थे। ये जो रीआर्ममेंट आर्मी है ये इसीलिए जेमिनी स्टूडियो के अंदर भी आई। जेमिनी स्टूडियो में 600 लोग जो थे उन्होंने रिपीट पे इनके शोज देखे। पूरे मैड्रास ने इनके शोज न जाने कितनी बार देखे
देखे होंगे, इतने फेमस हो गई है। इनकी सनसेट और सनराइज वाले सीन्स तो इतने अच्छे थे, जिसके अंदर एकदम ब्लैंक एक वाइट स्क्रीन आ जाया करती थी और बांसुरी सुनाई देती थी। इतनी प्यारी वो लगती थी कि उसके बाद में तमिल इंडस्ट्री ने उसे अडॉप्ट ही कर लिया, और न जाने कितनी बार उन्होंने भी सनराइज और सनसेट इसी के थ्रू दिखाया। अब इसके बाद में क्या होता है, इसके बाद में ये लोग चले जाते हैं। अब ये लोग चले तो जाते हैं, बट यहाँ पर बहुत सालों के बाद में हमारे ऑथर को समझ में आता है कि ये जो मॉरल रीआर्ममेंट आर्मी थी, ये मॉरल रीआर्ममेंट आर्मी काउंटर कम्युनिज्म का कॉन्सेप्ट लेकर आई थी। एक्चुअली ये जो पूरा का पूरा सीन है, या ये पूरा पार्ट जो है, ये उस टाइम का है जब वर्ल्ड वॉर 2 जो है वो कंप्लीट हो चुका था 1945 के बाद में, स्पेशली 1950s का 1950s का ये टाइम है। ये 1950s और वर्ल्ड वॉर सेकंड के बाद में सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो पूरे की पूरी दुनिया ने फेस किया था वो था कोल्ड वॉर, यूएसएसआर और यूएसए के बीच में। ये जो लड़ाई का मुद्दा था वो मुद्दा था आइडियोलॉजी, जहां पर यूएसए यहाँ पर ये मानता था कि कैपिटलिज्म जो है वो बहुत ही ज्यादा जरूरी है। वो फोकस करता था कैपिटलिज्म में, वहां पर यूएसएसआर का मानना कम्युनिज्म और सोशलिज्म में ज्यादा था। ये कैपिटलिज्म और सोशलिज्म के बीच की लड़ाई पूरे के पूरे वर्ल्ड को बांट रही थी। यहाँ पर अगर हम लोग इस रीआर्ममेंट आर्मी की बात करते हैं, तो एक अमेरिकन के द्वारा शुरू करी गई ये आर्मी जो थी, ये यूएसएसआर के खिलाफ शुरू करी गई थी। दैट मीन्स कम्युनिज्म के खिलाफ थी। ये कम्युनिज्म क्या होता है? कम्युनिज्म का मतलब होता है एक ऐसा कॉन्सेप्ट जहां पर पूरा का पूरा चार्ज जो होता है वो गवर्नमेंट के हाथ में होता है। पॉलिटिकली अगर मैं बात करूं तो गवर्नमेंट पूरा का पूरा चार्ज ले लेती है, एंड देन वो अपने हिसाब से सारे लोगों को चलाती है। अगर पॉलिटिकली मैं बात नहीं करती हूँ तो कम्युनिज्म का मतलब होता है एक ऐसा कॉन्सेप्ट जहां पर हम कोशिश करते हैं हर एक इंसान को एक जैसे ट्रीट करने की। कोई भगवान नहीं होता है, कोई रिलीजन नहीं होता है, कोई कास्ट नहीं होता है, कोई इनकम ग्रुप नहीं होता है, कोई जेंडर नहीं, कुछ नहीं होता। तो ऐसे कॉन्सेप्ट को हम कम्युनिज्म कह सकते हैं। बट अगेन बहुत सारे लोग हैं जो कम्युनिज्म के अगेंस्ट थे। जेमिनी स्टूडियो में भी बहुत सारे ऐसे लोग थे जो कम्युनिज्म के अगेंस्ट थे। इनफैक्ट उनका तो ये मानना था कि एक कम्युनिस्ट एक ऐसा इंसान होता है जो अपने माँ बाप को, अपनी बीवी को, अपने बच्चों को भी मारने से पहले नहीं सोचेगा, और इसीलिए उन्होंने कम्युनिस्ट से नफरत थी। बहुत सालों बाद में हमारे ऑथर को समझ में आता है कि मॉरल रीआर्ममेंट आर्मी एक्चुअली वहां पर आई क्यों थी। और जेमिनी स्टूडियो के जब बॉस को ये चीज पता चलती है तो उन्हें ऐसा लगता है यार मेरा इस्तेमाल हुआ है यहाँ पर, मेरी शक्तियों का गलत इस्तेमाल हो रहा है, ये कोई भी आकर यहाँ पर कम्युनिज्म के खिलाफ या कम्युनिज्म को प्रमोट करने आ जा रहा है। तो ये चीज पता चलती है। तो इसके बाद में हमारे ऑथर कहते यार कम्युनिज्म हो नहीं हो, इंटरनेशनल हो नहीं हो, कुछ भी हो, कुछ भी कहो, कम से कम हम लोगों ने इनके प्लेस को इंजॉय बहुत किया। बहुत ही सटल थीम इनका होता था, बहुत ही सटल मैसेज होता था, पर इंजॉयफुल टू हमने किया। कम से कम वो ऑफिस बॉय की लीपा पोती वाले शो से तो बेटर ही था ये। ठीक है, तो 20 नेशनैलिटी के लोगों को मिलना, जेमिनी स्टूडियो ने उन लोगों को इनफैक्ट बहुत ही वार्म, वो जो है जेमिनी स्टूडियो उनके लिए काफी वार्म होस्ट भी रहा। तो ये एक अच्छा एक्सपीरियंस था। इसके बाद में अभी हमें पता चलता है कि यहाँ पर बहुत सारे, इनफैक्ट आपको लगेगा कि बहुत सारे पोएट्स जो है वो जेमिनी स्टूडियो से जुड़े हुए हैं, आते जाते रहते हैं। अब ऐसे में एक पोएट के बारे में बात होती है, बोला जाता है कि एक पोएट जो है वो जेमिनी स्टूडियो आने वाला है। अब जेमिनी स्टूडियो के लोग बहुत सारे पोएट्स को जानते हैं। अब इतने सारे पोएट्स को जानते हैं और वो सोचते हैं कि अच्छा इंग्लैंड से ये पोएट आने वाला है, तो वो हर किसी पोएट का नाम ले लेते हैं और सोचते हैं कि कौन सा पोएट आ सकता है। बट देन जिस पोएट के बारे में बात की जा रही है उन्होंने आज तक ना तो इसका नाम सुना है, ना कोई कविताएं सुनी है। ये है कौन जो आ रहा है? फिर एकदम से उड़ती उड़ती खबर आती है कि ये जो इंसान आ रहा है ये एडिटर भी है। अब यहाँ पर समझ में आता है अच्छा ये एडिटर भी है। हिंदू जो द हिंदू हमारा जो न्यूज़पेपर है वो भी कहीं ना कहीं इसको प्रमोट कर रहा होता है। समझ में नहीं आता है कि यार ये है कौन जो आ रहा है। फाइनली इसकी एंट्री हो ही जाती है। अब जैसे इसकी एंट्री होती है तो यहाँ पर आप देखोगे एकदम से सारे लोग इसे देखते हैं, इसको लगता है कि आखिरकार जैसे इसकी एंट्री होती है सब लोग एकदम नंब होते हैं, कोई जानता नहीं है ना इसको इसके लिए। इनफैक्ट आपको पता है जो बॉस है जो इसको इंट्रोड्यूस कर रहा है वो भी इसे नहीं जानता है। जब भी आपको कोई एक इंसान जिसको आप ना जानो और उसके बारे में स्पीच देनी हो, डेमोक्रेसी, फ्रीडम, आप ऐसे ऐसे टॉपिक्स पर टच कर सकते हो। वैसे तो ये सही था पता है स्टीफन स्पेंडर के साथ में, बट फिर भी उन्होंने भी ऐसी घिसी पिटी स्पीच दी होती है। एंड फाइनली इसके बाद में पोएट जो है वो आते हैं, एकदम बहुत ही ऐसे बहुत ही टॉल, बहुत ही हैंडसम, बहुत ही इंग्लिश वो लग रहे होते हैं और बहुत ही अननोन भी। समझ में नहीं आ रहा होता कि इनको जानता कौन है कौन ये। उनका एक अजीब ही एक्सेंट होता है, बहुत ही इंग्लिश एक्सेंट होता है। 1 घंटे तक वो किसी चीज के बारे में तो बात कर रहे होते हैं पर किस चीज के बारे में पता नहीं, क्या बोल के गए कुछ नहीं पता।
यहाँ पर सब लोग अपना सर खुजा रहे होते हैं, सोचते हैं यार जेमिनी स्टूडियो जो तमिल फिल्म मेकिंग के अंदर है, हमारी ऑडियंस यहाँ पर साउथ इंडियन है, उस स्टूडियो के अंदर ये पोएट क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है ये आकर, और यहाँ पर किस एक्सेंट में बात करके गया, क्या कह के गया ये। हाँ, ये सारी चीजें लोगों के लिए मिस्ट्री रह जाती है कि कौन पोएट आया था और वो क्या बोलकर गया। अब सालों बाद में जब जेमिनी स्टूडियो से फ्री हो जाते हैं, नहीं अभी रुक जाओ, फ्री नहीं हुआ है, अभी सुनो। इसके बाद में क्या होता है, हमारी जो पूरी की पूरी स्टोरी है वो प्रोस राइटिंग में चली जाती है। अब ये प्रोस राइटिंग के बारे में हमारे ऑथर बताते हैं, कहते हैं देखो यार जो प्रोस राइटर्स है ना, प्रोस का मतलब होता है जो क्या, ये हम लोग चैप्टर्स पढ़ते हैं ना ऐसी राइटिंग, तो बोला ये जो प्रोस राइटर्स है ना, ये प्रोस राइटर्स को ना दिल बड़ा मजबूत चाहिए होता है। पता है क्यों? क्योंकि आपको ना कितनी हिम्मत चाहिए कि आपने कुछ लिखा, लिखकर आपने सामने वाले को दिया मैन्यूस्क्रिप्ट कि चलो आप इसको पब्लिश करोगे क्या, और वो कहता है नहीं करेंगे। आपने वो वापस लिया, फिर उसको तैयार करके किसी और को भेजा, छापोगे क्या, वो कहता है ठीक है। तीसरे को, आप सोचो कितनी हिम्मत चाहिए होती है इतनी बेइज्जतियां कराने के बावजूद भी अपने मैन्यूस्क्रिप्ट को प्रमोट करने के लिए। कहते दिल नहीं होता, इनका पत्थर होता है, और ऐसी बेइज्जतियां करवाने के लिए आपको तैयार होना पड़ता है। मैं भी प्रोस राइटिंग में जाना चाहता था, ऐसा अशोका मित्रन जी कहते हैं। ऐसा एकदम परफेक्ट अपॉर्चुनिटी दिया उनको एक पीरियोडिकल ने जिसका नाम था द एनकाउंटर। अब वो अपना प्रोस राइटअप जो है वो सबमिट तो करना चाहते थे, पर पहले ये तो जान ले कि द एनकाउंटर है क्या। अब जैसे ही वो ये जानने के लिए पहुंच जाते हैं ब्रिटिश लाइब्रेरी के अंदर, जहां पर द एनकाउंटर की किताबें, मैगजीन्स ऐसे ही मतलब इधर उधर हो रही होती है, एंड जैसे ही वो यहाँ पर इस द एनकाउंटर को देखते हैं, तो देखते ही उन्हें ऐसा लगता है कि अरे यार ये तो अनटच्ड है, बट देन वहां पर एक चीज है जो बहुत ही ज्यादा फेमिलियर लगती है, और वो है स्टीफन स्पेंडर। स्टेफन स्पेंडर, जो भी आप प्रोनाउंस करो। यहाँ पर वो जैसे ही उनको देखते हैं एनकाउंटर के वहां पर एडिटर पेज पे, तो उन्हें दिखते हैं स्टीफन स्पेंडर, और एकदम से घंटियां बजने लगती है। ऐसा लगता है कि टिपिकल बॉलीवुड मूवीज का सीन चल रहा, दो भाई हो जो कुंभ के मेले में बिछड़ गए हो और अब मिल गए हैं, और इसीलिए यहाँ पर हवाएं चल रही हैं और म्यूजिक बज रहा है, और सिमिलरली ऐसे ही स्टेफन को भी फील हो रहा होगा, वहां पर भी म्यूजिक और हवाएं चल रही हैं। और जैसे ही वो अपने प्रोस राइटअप को सबमिट कर रहे होते हैं, उन्हें ऐसा लगता है जैसे कि अब वो मिल जाएंगे, दो भाई है जो मिल जाएंगे, और उनके मिलने पर भी गाने बजेंगे। इतना ज्यादा कनेक्टेड वो फील करते हैं स्टीफन स्पेंडर से। उन्हें समझ में आता है कि अच्छा ये वही पोएट है। उनको देखकर ऐसा लगता है कि अरे इसे तो मैं जानता हूँ, है ना। तो ऐसे देखकर उन्हें ऐसा फील हो रहा होता है, और एक अंदर ही वो जान पहचान वाली घंटी जो है वो बज रही होती है। ठीक है, अब इसके बाद में थोड़े ही दिनों के बाद जैसे ही जेमिनी स्टूडियो को हमारे ऑथर छोड़ देते हैं, और उनके पास में इनकम का इतना कोई भारी सोर्स नहीं होता है, तो हर जो सस्ती चीज होती है वो उन्हें अट्रैक्ट कर लेती है, ऐसा वो कहते हैं। वो कहते हैं कि यार अभी यहाँ पर क्या हुआ था, यहाँ पर स्टूडेंट एडिशन की कुछ पेपर बैग्स, कुछ कॉपीज थी, कुछ बुक्स थी, और वो जो बुक्स हैं कुछ बुक्स की कॉपीज थी, और वो जो कॉपीज थी वो काफी सस्ती मिल रही थी, 50 पैसे के अंदर मिल रही थी, और कोई भी जो जो सस्ती चीज है ना मुझे अट्रैक्ट कर लेगी। तो मैंने एक कॉपी खरीद ली, और उस बुक का नाम था द गॉड दैट फेल्ड। अब ये आसान नहीं थी, क्योंकि इसके अंदर आपको बड़े बड़े एसेज देखने को मिलेंगे, आपको बड़े बड़े नाम इसके साथ में जुड़े हुए देखने को मिलेंगे, लुई फिशर से लेकर स्टीफन स्पेंडर तक। जहां पर द गॉड दैट फेल्ड जो है, ये एक ऐसा किताब था जो ऐसे राइटअप्स को, ऐसे एसेज को एक साथ अक्यूमुलेट करा हुआ था, जिसमें लोग अपनी कहानी, अपनी जर्नी बताते थे कि किस तरीके से उनकी एंट्री हुई कम्युनिज्म में और कैसे वो बाहर निकले। तो ये पूरा कम्युनिज्म वाली बात उन्होंने यहाँ पर एक्सप्लेन की हुई थी, और यहाँ पर स्टीफन स्पेंडर का भी एक राइटअप मौजूद था। अब समझ में आया हमारे अशोका मित्रन जी को कि आखिरकार स्टीफन स्पेंडर वहां क्यों आए, आखिर आकर उन्होंने वहां पर क्या बोला था। वो बहुत ही ज्यादा कनेक्टेड वहां पर फील कर रहे थे, और उन्हें समझ में आ रहा था द गॉड दैट फेल्ड के साथ में वो क्या मैसेज देना चाहते थे, वो कैसे अपनी जर्नी समझाना चाहते थे कि कैसे वो कम्युनिज्म के अंदर गए एंड कैसे उससे वो बाहर आए। एक अजीब ही रिलेटिबिलिटी उन्हें फील हो रही थी, ऐसा लग रहा था कितने ज्यादा रिलेटेबल है हम लोग, कितने रिलेटिव है हम लोग, आई एम सॉरी।
तो कितने ज्यादा हम लोग रिलेटिव है यहाँ पर, तो वो यहाँ पर उन्हें फील हो रहा था। एंड इसके साथ में आपका चैप्टर जो है वो खत्म हो जाता है, क्योंकि मिस्ट्री अब सॉल्व हो जाती है कि वो पोएट आखिर कौन था जो आया था और वो क्या कह के चला गया था। ओके, तो इस पार्ट में, इन पार्ट्स के अंदर आपको सारा का सारा जो चैप्टर है वो करना है। अगर आप, मैंने आपको इस पे पहले भी एक वीडियो बनाया है जिसमें मैंने इसका एग्जांपल दिया है। इनको हम सीरीज ऑफ इवेंट्स कहते हैं। अगर जैसे ये कुछ एक पॉइंट्स में, मैंने पिछली बार जब इसके सीरीज ऑफ इवेंट्स बनाए थे तो बहुत ही क्लोज बनाए थे, 30 से 35 पॉइंट्स थे शायद, और यहाँ पर मैंने इसको कुछ ही पॉइंट्स में डिवाइड कर दिया है। जब भी किसी चैप्टर को, कोई चैप्टर बड़ा हो, उसे याद करने में तकलीफ हो, ऐसे इवेंट्स नोट डाउन कर लो। ऐसे इवेंट्स नोट डाउन करने से आपके लिए आसान हो जाता है एक एक इवेंट से दूसरे इवेंट पे जंप करना, और आप भूलते नहीं हो, क्योंकि ये ट्रिगर्स के जैसे काम करते हैं। जैसे मैंने अभी आपको ये समझाया, तो ना तो मेरे पास कोई एनसीईआरटी है, ना मेरे पास यहाँ पर ये खुला हुआ है। एंड ऑल्सो पोएट्स एंड पैनकेक्स ऐसा चैप्टर है जो बहुत बार पूछा भी नहीं जाता है, ठीक है। तो अभी मैंने भी मेरे ट्रिगर वर्ड्स यहाँ पर लिख दिए हैं, ये ट्रिगर वर्ड्स ही है, तो इनको देखकर मुझे भी पता चल रहा है कि नेक्स्ट इवेंट क्या है, और मैं आपको वो एक्सप्लेन कर पा रही हूँ। ऐसा ही आपके साथ में भी होगा, तो आप भी इसको ट्राई कीजिए इवेंट्स को। एंड दैट्स प्रीटी मच इट। ये रहा आपका चैप्टर पोएट्स एंड पैनकेक्स। आई होप ये वीडियो आपकी मदद करे, और मैं आपसे मिलने वाली हूँ अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अपने नोट्स को डाउनलोड करना मत भूलना टेलीग्राम चैनल से, जो कि है लर्न विद शिप्रा, और वहां पर जाकर आप डाउनलोड कर सकते हो मेरे नोट्स को। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, एंड आपको लिंक मिल जाएगा कमेंट सेक्शन के अंदर भी। इस वीडियो को सबके साथ में शेयर कर देना, लाइक कर देना, ताकि ऐसे वीडियोस और भी आपको देखने को मिले, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि आप भी इस पूरी रिवीजन सीरीज का हिस्सा बन पाओ। और मैं आपसे मिलने वाली हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर, आई लव यू गाइस।